पहला क्वेश्चन आपको है बोर्ड पे और जिसमें लिखा है क्वेश्चन में कि आ कारनॉट इंजन C1 वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर रिजर्वायर A एंड B वेयर TA एंड TB इज इतना। कह रहा है कि एक कारनॉट इंजन है जिसका नाम है CE1 और ये कारनॉट इंजन किसके बीच में है? दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में है। एक है TA और एक है आपका TB। TA का वैल्यू कितना दे रहा है? 900 केल्विन। TA का वैल्यू आपको गिवन है 900 केल्विन। TB का वैल्यू गिवन है आपको 500 केल्विन। इन दोनों के बीच में है। अब ये कहता है कि सेकेंड कारनॉट इंजन CE2 वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर रिजर्वायर B एंड C। और यानी कि अब एक और कारनॉट इंजन लगा दीजिए जो कारनॉट इंजन 2 है और ये कारनॉट इंजन B और C रिजर्वायर के बीच में लगा हुआ है। तो डेट इज कि B ऊपर था, C ये होगा। और TC का टेम्परेचर कितना दे रहा है? 300 केल्विन। जो कह रहा था हमने ड्रॉ कर दिया। अब आगे देखिए, कहता है कि इन ईच साइकिल ऑफ CE1 एंड CE2 ऑल द हीट रिजेक्टेड बाय CE1 टू रिजर्वायर B, यानी ये वाली बात कर रहे हैं, Q2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये Q2 जो है B की तरफ रिजेक्ट हो रहा है, इज यूज्ड बाय CE2 फॉर वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन, यानी यही Q2 इसको दे दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है आपको कि इफ द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय CE1 फ्रॉम रिजर्वायर A, इसको हम Q3 कह देते हैं, और इंजन है तो ये वर्क प्रोड्यूस करेगा। इफ द नेट हीट एब्जॉर्ब बाय CE1 फ्रॉम रिजर्वायर A इज 150 मेगा जूल। रिटन है क्वेश्चन में आपको। ठीक है, अब ये कहता है कि फाइंड द नेट हीट रिजेक्टेड टू रिजर्वायर C बाय CE2। दैट इज कि ये Q3 की वैल्यू आपको निकालनी है और आंसर किस में निकालना है? मेगा जूल में। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका है। हम एक कन्वेंशनल लेंदी मेथड से भी बना सकते हैं और चाहे तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी भी बना सकते हैं। अगर कन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये कारनॉट इंजन दिया हुआ है दैट इज कि रिवर्सिबल है, तो हम लोग पहला मेथड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, दोनों तरीका बता देते हैं। पहला मेथड ये होगा कि अगर हम CE1 का एफिशिएंसी लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? वो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस T लोअर बाई T हायर। ठीक है, दैट इज कि T लोअर इज TB एंड T हायर इज TA। तो हम लोगों को एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट इंजन निकल जाएगा और ये जो एफिशिएंसी आएगी ये एफिशिएंसी बराबर होगी किसके? W1 बाई Q1 के। और देखो क्वेश्चन में Q1 गिवन है, Q1 गिवन है, सारी वैल्यू पुट करेंगे, W की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम लोग। W इज इक्वल टू Q1 इंटू 1 माइनस TB अपॉन TA। तो यहां से आपको W निकल गया, W1। और जैसे ही पहले इंजन का वर्क डन निकला, एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके हम लोग Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो होगा Q1 माइनस W1। यहां से Q2 निकल गया। जब Q2 निकल गया तो हीट सप्लाइड यहां पता है, फिर वही फंडा लगा दो, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन 2 1 माइनस T लोअर इज TC एंड हायर इज TB विच इज इक्वल टू W2 अपॉन Q2। अब आप देखो, आपको क्वेश्चन में Q2 तो पता ही है, आप W2 यहां से निकाल लो। Q2 इज इंटू 1 माइनस TC अपॉन TB। ये तरीका है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? W2 निकाल सकते हैं। जैसे W2 निकलेगा हम लोग W3 निकाल सकते हैं, और वो कैसे निकलेगा? Q2 माइनस W2 से निकाल सकते हैं। तो एक मेथड है ये जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग इतना झंझट करते ही नहीं, हम सीधे कहते हैं फॉर CE1 कारनॉट इंजन 1, ये कैसा है? ये एक तरीके का रिवर्सिबल साइकिल है। और अगर ये रिवर्सिबल साइकिल है तो यहाँ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल लगा देते हैं हम लोग, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू TA बाई TB कर देते, और यहाँ से हम लोगों को Q2 की वैल्यू देखिए डायरेक्टली निकल जाती, और कितनी आती? Q1 की वैल्यू है 150, TB की वैल्यू है आपको 500 और TA की वैल्यू है 900। हमने यहाँ पे रखा, Q2 की वैल्यू निकाल लिया, 1020 यहाँ से हमने कैंसिल आउट कर दिया, 3 3 जा 9, 3 5 जा इतना। ठीक है, तो आपको कितना आया? अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को देखा जाए अगर तो 3 से हम लोग अगर कर दे रहे हैं तो आपको कितना आ जाएगा? Q2 की वैल्यू आ जाएगी
250/3, ठीक है, इतना मेगा जूल की अप्रॉक्स आ गई, ठीक है। अब आपको Q2 अगर निकल गया है, अब तुम सेकंड इंजन में लगा दो यही चीज CE2, दोनों तरीका ठीक है, जैसे बनाना हो वैसे बना लेना, ठीक है। तो इसमें अगर लिखोगे तो इसमें भी तुम क्या लगा सकते हो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल लगा सकते हो, एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल के हिसाब से हो जाएगा Q2/Q3 मस्ट बी इक्वल टू TB/TC। और आपको देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में Q3 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए। Q2 की वैल्यू कितनी लिखी है हमने, 250/3 लिखी है। TC धरा के क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। TC की वैल्यू कितनी है, 300, और TB जो है वो नीचे चला आएगा, और TB की वैल्यू कितनी है, 500। ध्यान से देखिए तो 3 से काटा 100 टाइम्स में, 250 से काटा 2 टाइम्स में, 2 से काटा 50 टाइम्स में, दैट इज Q3 की वैल्यू आपको आ गई 50 मेगा जूल, ठीक है, ठीक है। और एक तरीका और है इस क्वेश्चन को बनाने का, एकदम वन लाइन में बना सकते हो आप एक ही स्टेटमेंट में, क्योंकि देखो दोनों इंजन रिवर्सिबल है ना, तो तुम क्या करो कि दोनों इंजन को कंबाइंड मान लो, CE1 एंड CO2 जो है इन दोनों को कंबाइंड मान लो। और जब तुम कंबाइंड मान लोगे तो तुम क्या करना कि दोनों कंबाइंड भी मानेंगे तो भी रिवर्सिबल मानेंगे। तो हम लोग पूरे साइकिल में क्या कर सकते हैं, पूरे साइकिल में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल लगा सकते हैं, लेकिन तब जब दोनों ही रिवर्सिबल दिया हो तब। तो इस केस में हम क्या कर देते, हम सीधे लिख देते Q1/Q3 बराबर है TA/TC के। समझ आया? अब यहां से देखो, Q1 इज 150, TC इज 300 एंड TA इज 900, और यहां से ये Q3 की वैल्यू होगी, देखिए 1020 1020 3 3 9 3 5Z। देखिए तो आपको क्या पता चला कि ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से बना सकते थे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने एग्जामिनेशन में कितना टाइम बचाना चाहते हैं, कितना जल्दी आप क्लिक करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो, चाहे तुम इस मेथड से निकालो या इस मेथड से निकालो, आंसर सेम ही मिलेगा। लेकिन ये ध्यान, इसको मैंने पहले क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि होता अक्सर क्या है, बच्चा ये नहीं ध्यान देता कि दोनों इंजन रिवर्सिबल है कि एक ही इंजन रिवर्सिबल है। जब तक दोनों ही रिवर्सिबल ना दिया हो तब तक ये रूल नहीं लगाना है। क्लियर है? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था ये हम लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन था गेट का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए इसको जैसे बनाना चाहे आप वैसे बना लीजिए, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन किया जाए सेकंड लॉ का, कोशिश किया करो कि डायग्राम बना लिया करो। अगर तुमने जो भी डिवाइस दे रहा है उसका सही से डायग्राम ड्रॉ कर लिया, वो क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल मेथड है फिर। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है एन इररिवर्सिबल हीट इंजन। साफ साफ लिख रहा है कि इररिवर्सिबल हीट इंजन है, तो लिख दो इररिवर्सिबल हीट इंजन है, तो ये वर्क तो प्रोड्यूस करेगा ही इंजन, और चूंकि इररिवर्सिबल है तो ये किसी सोर्स एंड सिंक के बीच में भी तो होगा। ये सोर्स है, ये सिंक है। अब ये कहता है कि फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स एट अ रेट ऑफ 100 किलोवाट, ये कह रहा है कि यहां से जो हीट ले रहा है Q1 वो कितना है, 100 किलोवाट है। फिर कहता है एंड रिजेक्ट्स हीट टू अ सिंक एट अ रेट ऑफ 50, और सिंक की तरफ कितना रिजेक्ट कर रहा है, तो रिजेक्ट कर रहा है आपको 50 किलोवाट। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली देख करके एनर्जी कंजर्वेशन से यहीं पर बोल सकते हैं कि सर 100 दिया था, 50 रिजेक्ट हो गया, तो काम कितना हुआ, 50 किलोवाट। इसको सॉल्व करके निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एक लाइन दिखा दीजिएगा उसमें। चलिए अब आपको आगे कहा जा रहा है द एंटायर वर्क आउटपुट ऑफ द हीट इंजन। अब ध्यान से इस चीज को पढ़ो। कह रहा है कि पूरा का पूरा वर्क आउटपुट जो कि हीट इंजन का है, वो यूज्ड टू ड्राइव अ रिवर्सिबल हीट पंप, जिसका इस्तेमाल किसको चलाने के लिए किया जा रहा है, एक रिवर्सिबल हीट पंप को ड्राइव करने के लिए या चलाने के लिए किया जा रहा है। दैट इज की जो इंजन का वर्क आउटपुट है वही हीट पंप का वर्क इनपुट है। ठीक है, और चूंकि रिवर्सिबल है ये, तो भाई ये 2 टेम्परेचर के बीच में होगा।
एक होगा टी लोअर और एक होगा टी हायर, और हीट पंप का काम है कि हायर की तरफ हीट क्या करना, सप्लाई करना। ये 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया मैंने, नंबर का क्या है, कुछ भी कह दो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है ऑपरेटिंग बिटवीन अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट आइसोथर्मल हीट रिजर्वायर एट 17 डिग्री सेल्सियस। तो लोअर कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो गया, 290 केल्विन। और 75 डिग्री सेल्सियस ये है आपका हायर, 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 273 प्लस 70 इज इक्वल टू 343 केल्विन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 343 केल्विन। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द रेट, ये है क्वेश्चन, रेट इन किलोवाट बताना है एट विच द हीट पंप डिलीवर्स हीट टू इट्स हाई टेम्परेचर सिंक। देखो सिंक इसलिए बोला क्योंकि इसकी तरफ हीट एब्जॉर्ब होता है। हर वो थर्मल रिजर्वायर जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसको सिंक कहते हैं, और हर वो थर्मल रिजर्वायर जो हीट सप्लाई करता है उसको सोर्स कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर सिंक यही तो है तुम्हारा। दैट इज कि आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही है तुम्हारा हाई टेम्परेचर वाला, यही है तुम्हारा सिंक, क्योंकि हीट सप्लाई हो रहा है उसकी तरफ। Q3 निकालनी है। कैसे निकलेगा, देखो सिंपल सा फंडा है। हम सीधे चले आए फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया किसके अंदर, इंजन के अंदर, और हमने कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हो गया एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। दैट इज कि हम Q1 इज इक्वल टू WE प्लस Q2 लिख सकते हैं। तो मेरे को WE की वैल्यू यहां से निकल गई, Q1 माइनस Q2 विच इज इक्वल टू 100 माइनस 50, दैट इज कि WE बराबर 50 किलोवाट। एंड यही तुम्हारा वर्क इनपुट है किसके लिए, हीट पंप के लिए, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है कि एंटायर वर्क, पूरा का पूरा वर्क आउटपुट हीट पंप को दिया गया है। लेकिन इसलिए इस क्वेश्चन को समझो, हो सकता है कभी आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि एक हीट इंजन पंप को डिराइव कर रहा है और नेटवर्क ये है, तो देखो जब तक लिख ना दे कि पूरा पूरा वर्क ट्रांसफर कर दिया तब तक पूरा पूरा नहीं मानिएगा। हो सकता था कि हम ऐसा केस बना देते कि एक इंजन जो है मान लो कि 100 किलोवाट वर्क प्रोड्यूस कर रहा होता और पंप को चाहिए था केवल 40, तो 40 देता पंप को, बाकी 60 कहाँ जाता, नेट में चला जाता। तो वो केस होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो आपको ये मिल गया। अब ये जैसे ही मिला तो हम लोगों को पता है कि रिवर्सिबल हीट पंप है, COP निकाल लो, रिवर्सिबल है तो ठीक है। तो अगर COP हम निकालेंगे तो मेरे को COP क्या निकलेगा, COP ऑफ द रिवर्सिबल हीट पंप इज इक्वल टू होता है आपको T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। T हायर इज 343 अपॉन 343 माइनस 290, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू कितनी आएगी, COP की वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग कितनी आ रही है। 343 डिवाइडेड बाय 343 माइनस 290 इज इक्वल टू 6.47, ठीक है। कितना आया, ये वैल्यू आ रहा है आपको 6.47। और COP को हम क्या लिख सकते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट विच इज योर Q3 एंड वर्क इनपुट लिख सकते हैं। वर्क इनपुट तो आपको पता ही है, तो आपको Q3 की वैल्यू निकल गई यहां से। तो Q3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6.47 इंटू वर्क इनपुट एंड विच इज इक्वल टू 50। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग और आ जाएगा 323.58, ठीक है। तो हम लोगों को इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको जो Q3 फाइंड आउट करना था वो आपको मिल गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं COP की वैल्यू जरा। 343 माइनस 290 ये आ रहा है 53। अच्छा, तो 343 डिवाइडेड बाई 53 6.47 इंटू 50 इज इक्वल टू इतना, ठीक है। 323.58 किलो वाट, ठीक है।
तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पता करना था कि ये हीट पंप कितना हीट रिजेक्ट करता है टी हायर की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 323.58। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में आपको Q3 ना पूछ करके Q4 पूछ लेता, तो अगर तुमने Q3 निकाल ही लिया है तो तुम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के बोल सकते थे ना कि WE प्लस Q4 इज इक्वल टू Q3। अगर मान लो कभी पूछ लेता तो कोई ज़रूरी थोड़े है, तो आपको Q4 निकल जाता ना, Q4 हो जाता 3 माइनस W निकल जाता। ठीक है, तो हम लोग Q3 में से W को घटा देते तो Q4 भी निकल जाता। तो जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना करके आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके गेट के ही क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग इसके बाद बोर्ड पर लिखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन कम से कम आपको डिस्कस कर दिया जाए, ताकि कल को आप रिवीजन करें तो उस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको दिखे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चन और हम लोग लिखेंगे और फिर इसको डिस्कस करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, a heat engine working on Carnot cycle converts 1/5 of the heat input into work when the temperature of the sink is reduced by 80 degrees Celsius, the efficiency gets doubled. Make calculation for the temperature of source and sink। ये एक क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली जो है ये 4th नंबर, ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है a solar collector receiving solar radiation at the rate of 0.6 kilowatt per meter square transforms it to the internal energy of a
fuel of a fluid at an overall efficiency of 50%, the fluid heated to 350 Kelvin is used to run a heat engine which rejects heat at 315 Kelvin if the heat engine is to deliver 2.5 kilowatt power find the minimum area of the solar collector required ठीक है, ये आपको क्वेश्चन 2 है। एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5, a reversible heat engine operates between 875 Kelvin and 310 Kelvin and drives a reversible refrigerator operating between 300 310 Kelvin and 255 Kelvin. The engine receives 2000 kilojoule of heat and net work output from the arrangement equals 350 kilojoule. Make calculation for the cooling effect. Make calculation for the cooling effect. देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है जो हम लोगों ने आपको बोर्ड पे लिख दिया है और इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि हीट इंजन वर्किंग ऑन कारनॉट कन्वर्ट्स 1/5 ऑफ हीट इनटू वर्क। ठीक है, यानी कि
वर्क जो है वो 1/5 ऑफ द हीट सप्लाइड है, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन कितनी हो गई, वो हो जाएगी वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। दैट इज कि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वर्क है वो कितना हो गया यहाँ पे। अगर यहीं से हम सॉल्व कर ले तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि मेरा वर्क जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, 1/5 टाइम्स ऑफ द QS हो गया है। तो आपको QS कटेगा, क्या मिलेगा इफिशियंसी 1/5 और 0.2 और या तो कहो 20% इफिशियंसी निकल गई कार्नोट की। अब ये कहता है कि when the temperature of sink is reduced by 80 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से देखो, अगर ये कार्नोट है, ये है सोर्स दैट इज टी हायर, ये है कार्नोट, ठीक है, ये वर्क प्रोड्यूस करेगा, ये है सिंक और सिंक पर क्या है टी लोअर। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने टी लोअर का जो टेम्परेचर है वो क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस से, तो नया टी लोअर कितना बनेगा TL - 80, क्योंकि देखो रिड्यूस किया गया है, डिग्री में चेंज और केल्विन में चेंज दोनों की वैल्यू क्या मिलती है, इक्वल। अगर मान लो डिग्री में सपोज दैट टेम्परेचर था 100 डिग्री, तो केल्विन में ये चीज कितना होता 373 केल्विन। अगर इसको तुमने 80 से घटाया होता तो डिग्री में बचता 20 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में कितना बचता 293 केल्विन बचता। ध्यान से देखो तो यहां भी चेंज कितना मिलता, 80 ही तो मिलता आपको। तो आपको ये पता चला कि 80 डिग्री का चेंज कहने का मतलब डिग्री में रखो चाहे केल्विन में रखो, चेंज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहां से पता चला कि TL नया जो होगा वो ये होगा। अब ये कहता है कि ऐसा करने पर द एफिशिएंसी गेट्स डबल्ड, ठीक है। तो आप नया टी हायर और नया टी लोअर का क्या करके बताइए, कैलकुलेशन बताइए मुझे, ठीक है। तो आप ये कर लो कि इस बार जो इफिशियंसी है वो 2 टाइम्स हो गई है, दैट इज की पहले की इफिशियंसी थी 1/5, अब हो गई 2 टाइम्स ऑफ दी 1/5। लेकिन इस बार जो फार्मूला है कार्नोट का क्या होगा 1 माइनस, आप ऐसे भी लिख सकते हो टी हायर माइनस टी लोअर बाई टी हायर, ठीक है। टी हायर को हमने टी हायर रहने दिया, लेकिन टी लोअर को हमने क्या लिख दिया, हमने टी लोअर को लिख दिया टी लोअर -80, ठीक है। और यहां से आपको क्या मिल गया, ये टी हायर था, इसको टी हायर रहने दिया। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2/5 टी हायर विच इज इक्वल टू टी हायर माइनस लोअर प्लस 80, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी से आपको एक इक्वेशन बन जाएगा टी हायर एंड टी लोअर के टर्म्स में। यहां से एक इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आप कहां से निकाल लोगे, दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा इस वाले इफिशियंसी के फार्मूले से, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इफिशियंसी अगर ओल्ड वाला बात करें तो 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर होगा, देखो तो, ठीक है। तो आप ओल्ड में इफिशियंसी थी 1/5 और इसको कर दो टी हायर माइनस टी लोअर बाई टी हायर, यहां से एक दूसरा इक्वेशन निकालो। फर्स्ट इक्वेशन यहां से बनाओ, दूसरा इक्वेशन यहां से बनाओ। दोनों इक्वेशन किसके टर्म्स में होगा, टी लोअर एंड टी हायर के टर्म्स में होगा। और दोनों को जैसे 10th क्लास में हम लोग सॉल्व करते थे सॉल्व करेंगे, और यहां से जब सॉल्व कर लोगे तो टी हायर और टी लोअर दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, और वो कितनी आएगी वो हम आपको बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपने से इसको डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया है ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अपने से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। टी लोअर आना चाहिए आपको 320 एंड टी हायर आना चाहिए 400, ठीक है। टी हायर आना चाहिए आपको 400 केल्विन एंड टी लोअर आना चाहिए आपको 320 केल्विन, ठीक है। कैसे बनाना है वो आपको मैंने बता दिया कि देखो, एक बार तुमको फर्स्ट वाला कंडीशन से आपको इफिशियंसी पता है तो इस वाले इफिशियंसी से एक फार्मूला बना लोगे, और जैसे ही आप टी लोअर को 80 डिग्री से रिड्यूस करेंगे इफिशियंसी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, उससे दूसरा इक्वेशन बना लोगे। दोनों इक्वेशन को लो, रिलेट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बेसिकली सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये गेट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया था आप लोगों को
2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है कि अ सोलर कलेक्टर रिसीविंग सोलर रेडिएशन एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। सोलर रेडिएशन किस रेट से, सोलर रेडिएशन रेट कितना दे रहा है, तो सोलर रेडिएशन रेट दे रहा है आपको 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, ये रेडिएशन किसके लिए दिया जा रहा है, पर यूनिट एरिया के लिए बताया गया है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर सोलर प्लेट कितना रेडिएशन रिसीव करेगा, ठीक है। ये जो रेट है सोलर रेडिएशन रिसीविंग रेट है, रिसीविंग रेट है, ठीक है, क्लियर है। अब ये कहता है कि ट्रांसफॉर्म इट टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 50%। सोलर प्लेट रिसीव इतना कर रहा है, लेकिन ये जो इंटरनल एनर्जी में जब ट्रांसफर हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है वो केवल इसका 50% है। तो 50% ऑफ 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो आपको 1 मीटर स्क्वायर सोलर प्लेट के कारण, यानी कि आप कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज्ड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, 0.6 का 50%, यानी कितना हो गया 0.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज कि इसको तुम 300 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों को गिवन था, हमने लिख लिया। अभी आगे कहता है द फ्लूइड हीटेड टू 350 केल्विन, और इसके कारण फ्लूइड कहां तक पहुंच गया, 350 केल्विन तक, 350 केल्विन तक इज यूज टू रन अ हीट इंजन। और इस टेम्परेचर का इस्तेमाल हम लोग किसी हीट इंजन को चलाने के लिए कर रहे हैं। और टी लोअर कितना दिया गया है, यह है टी हाइयर, और टी लोअर कह रहा है कि किसके बीच में है, 315 केल्विन के बीच में, लिख दिया हमने। इफ द हीट इंजन इज डिलीवर इतना किलोवाट पावर, और ये हीट इंजन कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 2.5 किलोवाट, ठीक है। अब ये कहता है फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ द सोलर कलेक्टर। अब देखो आपसे कहा जा रहा है फाइंड मिनिमम एरिया। अब ये बताइए, मिनिमम एरिया लिखते ही आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि मिनिमम एरिया कहने का मतलब है कि श्योर है हम लोग कि उसने अपना इंजन कैसा माना है, उसने इंजन माना है रिवर्सिबल, तभी ये मिनिमम एरिया की बात कर रहा है। क्योंकि मिनिमम एरिया तभी मिल सकता है जब मेरे इंजन के अंदर लॉसेस क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। तो आपको यहां से पता चला कि इसका मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी हम 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द क्यू सप्लाइड, दिस इज द क्यू रिजेक्टेड, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं W अपॉन क्यू सप्लाई, और यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी लोअर कितना है, टी लोअर इज 315 एंड टी हायर इज 350 केल्विन। एंड आपको इससे क्या होगा कि आप यहां से ना क्यू सप्लाई निकाल सकते हैं। तो जो क्यू सप्लाइड आपको इंजन को मिल रहा है, ये टोटल क्यू सप्लाई है, ये यूनिट एरिया के लिए नहीं होगा। जितना भी सोलर कलेक्टर लगा रखे होगे तुम लोग, उस सब के लिए होगा। तो इसलिए पहले इसको फाइंड आउट करते हैं हम। तो 315 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 315 डिवाइडेड बाई 350 इज इक्वल टू हो गया 0.1। एंड 0.1 को अगर हम W से जब डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, W का वैल्यू है आपको 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू आ गया 3। दैट इज कि क्यू सप्लाई इज 3 किलोवाट आया, और ये टोटल है, और यूनिट एरिया के लिए आपने निकाल रखा है। तो देयरफॉर मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, देयरफॉर मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू QS अपॉन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट एरिया, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, कितना मिलके चला आएगा, देखिए इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोगों को वैल्यू आ जाएगा
Q सप्लाइड आपको दिया हुआ है कितना, 3 डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू आ गया 10। लेकिन रुकिए यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर थोड़ा सा शायद वैल्यू कुछ गलत लिखा है क्या हम लोगों ने। 2.5 देखो एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों ने वर्क की वैल्यू गलत ले ली, इसीलिए क्यू का वैल्यू गलत आ रहा है। रुक जाओ, वर्क की वैल्यू 2.5 दे रहा है ना, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 315 डिवाइडेड बाई 350 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0.1 आ गया इफिशियंसी, ठीक है। और सप्लाई निकालना है तो वर्क है 2.5। अच्छा, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 0.1 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 किलोवाट। यहाँ पर गलती हुआ है, 25 किलोवाट हो गया क्यू सप्लाई, ठीक है। और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 0.3 से, तो आंसर आएगा 83.33। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 83.33 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली हमने यहाँ पर W की वैल्यू को 3 रख दिया था गलती से, जबकि W की वैल्यू कितनी है, 2.5 किलोवाट, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और आई होप कि इतने क्वेश्चन बनाने के बाद बाकी क्वेश्चन अगर कहीं पर आपको दिखता है तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया कि जब भी क्वेश्चन दे, जो क्वेश्चन कहे उसके अकॉर्डिंगली क्या किया करो, डायग्राम बनाया करो। जब डायग्राम बन जाए तो फिर उसमें कैलकुलेशन करना है। आपको एक ही क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा मेथड भी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप वही मेथड यूज़ करें जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या रिवर्सिबल हीट इंजन, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। चलिए तो बना दीजिए एक रिवर्सिबल हीट इंजन जो किन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है। देखो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है, उसने कहा है कि ऑपरेट बिटवीन 875 केल्विन, टी हायर इज 875 केल्विन एंड टी लोअर इज 310 केल्विन, ठीक है। डेराइव्स आर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, और ये क्या कर रहा है, एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को डेराइव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको तुम 1 कह दो, इसको टेम्परेचर T2 कह दो, ठीक है। और वो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर जो है वो ऑपरेट है किसके किसके बीच में, 310 एंड 250 के बीच में, ठीक है। तो देखो, तो आपको रेफ्रिजरेटर में हाईयर टेम्परेचर यहां होता है, तो T3 हो गया 310 केल्विन पर, एंड T4 जो है वो कितना है, 255 केल्विन पर, ठीक है। कोई बनाने के लिए 310 नीचे दिखा सकता था, 255 ऊपर दिखा सकता था, लेकिन उसको डायरेक्शन उसके हिसाब से देना पड़ता। चूंकि ये इंजन है तो ये Q1 होगा, ये Q2 होगा, यहाँ पर ये वर्क प्रोड्यूस करेगा इंजन का। चूंकि ये रेफ्रिजरेटर है तो ये वर्क लेगा, रेफ्रिजरेटर के लिए वर्क इनपुट, और यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर है तो लोअर टेम्परेचर से ये हीट लेगा और हायर को देगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि द इंजन रिसीव्स 2000 किलो जूल ऑफ हीट, ये 2000 किलो जूल ऑफ हीट रिसीव कर रहा है, रिसीव कर दिया हमने। एंड द नेट वर्क आउटपुट फ्रॉम द अरेंजमेंट, देखो ध्यान से, यहां पर आपको नेट वर्क आउटपुट लिख रहा है, और यहां पर देखो आपको ये कहता है कि डेराइव्स अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, लेकिन ऐसा कहीं पर नहीं लिख रहा है कि इंटायर वर्क उसके पास चला गया है। इसका मतलब ये है कि इंजन जो है ना, वो इंजन जो भी वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ वर्क किसको दे रहा है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को, और कुछ वर्क उसका नेट आउटपुट मिल रहा है। और वो नेट आउटपुट क्वेश्चन में देखो गिवन है, वो कितना है, T50। और देखो ध्यान से, आउटपुट फ्रॉम द अरेंजमेंट लिखा है, या कंपोजिट सिस्टम लिख सकता है, ये है आपको 350 किलो जूल। अब आपको कहता है कि मेक कैलकुलेशन फॉर द कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, यही तो है तुम्हारा कूलिंग इफेक्ट, जिसको तुम कूलिंग इफेक्ट कह सकते हो, डिजायर्ड इफेक्ट कह सकते हो, यही निकालना है, निकाल देंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो Q1 दिया ही हुआ है, रिवर्सिबल लिख रहा है, तो आप क्या करोगे, हीट इंजन की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। टी लोअर का मतलब 1
सॉरी टी लोअर का मतलब लोअर टेम्परेचर कितना है इंजन के लिए, लोअर टेम्परेचर इज T2 एंड हायर टेम्परेचर इज T1, ठीक है। तो T2/T1 लिख दिया हमने। और इफिशिएंसी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन प्रोड्यूस बाय इंजन बाय हीट सप्लाइड दैट इज Q1। तो आपको यहां से WE निकाल सकते हैं हम लोग, 1 - T लोअर कितना है 310 और T हायर कितना है 875। तो इससे हम वर्क का इंजन का जो वर्क होगा प्रोड्यूस वो निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, देखिए 1 - 310 डिवाइडेड बाय 875 इज इक्वल टू 0.6 इतना हो गया, इंटू Q1 कर दें। Q1 कितना है 2000 इज इक्वल टू आ गया 1291.42 किलो जूल। दिस इज द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द हीट इंजन। और इसमें से आपको W नेट कह रहा है कितना है 350 किलो जूल है। तो वर्क इनपुट किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, ये कितना होगा W इंजन माइनस W नेट होगा, ठीक है। तो WR जो आप दे रहे हैं किसको, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर को, वो कितना होगा, इसमें से हम घटा देते हैं 350 को, कितना मिला 941.42 किलो जूल। ये हीट इनपुट हो जाएगा रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए। अब ये जब आपको मिल गया तो आप COP लगा डालो, COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर वो होगा T लोअर अपॉन T हायर। T लोअर कितना है रेफ्रिजरेटर के लिए, T लोअर इज T4 एंड T हायर इज T3, ठीक है। तो T3 माइनस T4 कर देंगे। T4 की वैल्यू कितनी है 255 केल्विन, T3 की वैल्यू कितनी है 310 माइनस 255, यहाँ से COP निकला। एंड COP को हम क्या लिख सकते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो आपको यहां से इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कितना मिलेगा 255 डिवाइडेड बाय 310 माइनस 255 इज इक्वल टू आ गया 4.6363, ठीक है। तो यहां से Q3 निकाल ले हम लोग, WR को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया WR इज इक्वल टू 941.42, कितना आ गया 4364.76 किलो जूल, ठीक है। दिस इज दी आंसर। ये आपको कह रहा था कूलिंग इफेक्ट निकालो, तो आपने निकाल दिया, ठीक है। अब मान लो यही क्वेश्चन देते, क्योंकि ये बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप जो है ना SSC JEE के मेंस में आया था, बट मेंस में उसने इससे थोड़ा सा क्वेश्चन बेहतर कर दिया। इवन कि EAC में भी वैसा क्वेश्चन पूछा गया। उसने क्या कर दिया, उसने ये नहीं निकालने के लिए दिया कि कूलिंग इफेक्ट निकालो, उसने कहा फाइंड द टोटल हीट रिजेक्टेड टू दी 310 केल्विन रिजर्वायर। उसने कहा कि 310 केल्विन रिजर्वायर को जो टोटल हीट रिजेक्टेड है वो बताइए। तो देखो 310 की तरफ Q2 भी है और 310 की तरफ Q4 भी है, दैट इज कि उस बार क्या करना था Q2 भी निकालना पड़ता और Q4 भी निकालना पड़ता। तो ये होता नेट हीट सप्लाइड टू 310 केल्विन रिजर्वायर। तो उसने इसी टाइप का क्वेश्चन दे करके बस ये चीज इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो आप क्या करते कि देखो अगर तुमने WE निकाल ही लिया था तो Q2 निकाल लेते यहां से एनर्जी कंजर्वेशन से, Q1 माइनस WE से। और जब तुमने Q3 निकाल ही लिया था तो Q3 प्लस W करके Q4 निकल जाता और फिर दोनों को जोड़ देते तो ये क्वेश्चन बन जाता। तो एक स्टेप आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो इससे थोड़ा सा आगे की बात थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल अभी हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इतना क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।